आपसे पूछा जाता है समजात एवं समवृत्ति अंगों के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? समजात व समवृत्ति अंगों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना होगा आपको कि समजात या समवृत्ति अंग को समरूप अंग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, यदि दोनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में? समजात अंग के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? समजात अंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। समजात अंग हम किसको कहेंगे? कि वे अंग जिनकी अलग अलग जीवों में मूल संरचना समान होती है। अलग अलग जीवों में मूल संरचना क्या होती है? समान होती है। ध्यान रखना, मूल संरचना समान होती है, किंतु जिनके कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। समजात अंग हम किसको बोल रहे हैं? कि वे अंग जिनके अलग अलग जीवों में मूल संरचना समान होती है, यानी इनकी जो संरचनाएं बनी हुई है, इनकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो तो क्या होती है? समान होती है। जीव क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग जीवों की जो मूल संरचना बनी हुई वो तो समान है, लेकिन इनकी जो कार्य है वो क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझे तो मनुष्य के हाथ पैर, ठीक है, मनुष्य के हाथ, ध्यान रखना, मनुष्य के हाथ, मेंढक के आगे के पांव, घोड़े की टांगे तथा पक्षियों के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण है। ध्यान रखना, किसके उदाहरण है? समजात अंगों के उदाहरण है। ठीक है, समजात अंग हमें क्या बताते हैं? तो ध्यान रखना, समजात अंग हमें यह बताते हैं कि इन सभी जीवों के पूर्वज क्या थे? समान थे, किंतु जैसे जैसे जीव विकास होता गया तो यह सदस्य परस्पर एक दूसरे से अलग होते गए, किंतु आज भी वह इन अंगों को उसी रूप में अगली पीढ़ी में लेकर जा रहे हैं। तो ये कहानी ध्यान रखिएगा साहब, किसके बारे में? समजात अंगों के बारे में। ठीक है, तो समजात अंगों के बारे में हमने बात की किसकी? कि वे अंग जिनके अलग अलग जीवों में मूल संरचना समान होती है, किंतु जिनके कार्य अलग अलग होते, समजात अंग कहलाते। और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर करें समवृत्ति अंग। दूसरी बात हम यहाँ पर करें किसकी? समवृत्ति अंग, या जिसको समरूप अंग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तो दोनों में से किसी भी नाम से है। देखो, समवृत्ति अंग हम किसको कहेंगे? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। किस प्रकार से? कि ऐसे अंग जिनके कार्य क्या होंगे? समान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो ध्यान दीजिएगा, समवृत्ति अंग की हम यहाँ पर बात करें, समवृत्ति अंग हम किसको कहेंगे? इसका जस्ट यहीं से समझ लीजिएगा कि इनकी जो कार्य होंगे, कार्य क्या हो जाएंगे? इसमें समान हो जाएंगे, और इनकी जो मूल संरचना होगी वो मूल संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। अरे बोलिएगा, मूल संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसे जो अंग होंगे उनको हम क्या कहेंगे? समवृत्ति अंग कहेंगे। तो समझेगा, इसकी सही प्रकार से हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं, किंतु जिनकी मूल संरचना अलग अलग होती है, समवृत्ति अंग या समरूप अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कीटों के पंख,
चमगादड़ के पंख तथा पक्षियों के पंख समवर्ती अंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि यह उड़ने में सहायक होते हैं। उड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, किंतु इनके मूल संरचना अलग अलग होती है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में, समजात अंग और समवर्ती अंग के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद आपके पास एक प्रश्न लिखा होगा, क्या तितली एवं चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? समझना कि क्या तितली एवं चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों? यदि कहा जा सकता है तो क्यों कहा जाता है? यदि नहीं कहा जा सकता तो क्यों नहीं कहा जा सकता? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि तितली व चमगादड़ के पंख समजात नहीं है, क्योंकि उनकी संरचना अलग अलग होती है, किंतु उनके कार्य समान होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समवर्ती अंग। बोलो क्या कहा जाता है? समवर्ती अंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात हम करें यहाँ पर किसकी? जीवाश्म की। ठीक है, तो जीवाश्म के बारे में देखो ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म हम किसको कहेंगे? उन मृत जीवों के अवशेष जो जीव आज इस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि यहाँ इस पृथ्वी पर उपस्थित जो जीव है वो सिर्फ किस रूप में है? अवशेष के रूप में है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? जीवाश्म बोल रहे हैं। यानी कि जो जीवित अवस्था में नहीं है, कौन सी अवस्था में है? मृत अवस्था में है। और जीवाश्म किसी भी जीव के पूरे शरीर का अथवा उसके कुछ भागों का हो सकता है। यानी कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म किसी भी जीव के पूरे शरीर का या फिर उसके कुछ जो भाग है उन भागों के हो सकते हैं। प्राचीन काल में जब भी कोई पौधा अथवा जंतु मर जाता था तो उसका मृत शरीर नदी नालों में बहता हुआ समुद्र में चला जाता था और फिर वह समुद्र के पेंदे में चला जाता था, जहां पर मिट्टी जमती जाती थी, जो बाद में चट्टान में बदल गई। किसमें बदल गई? चट्टान में बदल गई और जीव के कोमल भाग नष्ट हो गए। जीव के कोमल भाग नष्ट हो गए तथा कठोर भागों का चित्र चट्टान पर बन गया, जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनकी कहानी है, सिंपली है, आप पढ़ लोगे आराम से। अरे बोलो, पढ़ पाओगे आप या नहीं पढ़ पाओगे? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। आगे सुनिएगा और समझिएगा। हम जीवाश्म की बात कर रहे हैं, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको बताना होगा, देखो कि जब क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। सिंपल वे में हम समझे कि जब क्या की जाती है? खुदाई की जाती है। और जब खुदाई की जाती है तो जो जीवाश्म जिस पृथ्वी की जितनी गहराई में मिलता है तो वो उतना ही पुराना होता है। उसी आधार पर आयु का निर्धारण किया जाता है। और जब खुदाई की जाती है तो खुदाई के समय जो जीवाश्म जितनी ऊपरी भाग पर मिलता है तो उतना ही क्या होता है? नया होता है। तो इसी आधार पर जीवाश्मों की आयु का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा कि जब खुदाई की जाती है तो पहले जो जीवाश्म प्राप्त होता है वो नया होगा, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही है तो वो नया होगा। ठीक है, और बाद में जो जीवाश्म प्राप्त होता है वह पुराना होता है। दूसरी बात कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए
फोसिल डेंटिंग विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी थी किसके बारे में, जीवाश्म के बारे में। लास्ट बात ध्यान रखिएगा, विकास से संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विकास से संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, ठीक है, तो इनको महत्व को समझते हम। तो पहला महत्व आपको बताना होगा कि जीवाश्म से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही जीव विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, जीव विकास हो रहा है, और अभी तक केवल घोड़े, हाथी तथा मनुष्य के विकास की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जीवाश्मों की उम्र भी ज्ञात की जाती है, जिससे उस समय का ज्ञान हो पाता है जब ये सक्रिय थे। तीसरी बात ध्यान रख लीजिएगा, किनके चिन्हों अथवा जीवाश्म के आधार पर पूर्ण प्राणी का चित्र बनाकर क्या की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। फोर्थ बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्कियोप्टेरिस के जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जूरेसिक चट्टानों से मिले हैं। कौन सी चट्टानों से, जूरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी किसको माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता है। क्यों माना जाता है, अब समझेगा बात, क्यों माना जाता है तो बताना होगा आपको। क्योंकि सरीसृपों की भांति इनमें क्या पाई जाती है, पाई जाती थी लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी ही था, क्योंकि उसके अग्रपाद उड़ने के लिए विकसित पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षियों का उद्भव सरीसृप से हुआ, अर्थात जीवों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ। कौन से क्रम में हुआ, एक निश्चित क्रम में हुआ। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको ये कहानी ध्यान रखनी होगी। ठीक है।